जाएंगे। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट यहाँ हुई और एक डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड में, फिर उसके बाद लंदन में। तो ये प्लान क्या बन रहा है? आपने वो सुना कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात कराने की जो कोशिशें की जा रही हैं, वो कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा हाथ है। वो खुसूसन नजम सेठी साहब का है, और उनसे ही मुलाकात हुई। और उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ ने कड़ी शर्त रखी वो ये कि एक्सपोज किया जाए, जहांगीर तरीन साहब सामने आए और मीडिया के सामने बयान करें कि आखिर उनका त्यारा किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, और तमाम तर मामला जो है वो किस तरह से लेके गए। और फिर इसके साथ साथ जो आज खुसूसन मरकज में डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने है। जो मरकज में डेवलपमेंट हुई है कि बीएनपी ने अलहदगी का ऐलान किया। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार अहमद साहब। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन एक वाज़ेह किरदार थे पहले, और उसके बाद हमने देखा कि उनको साइडलाइन किया गया। उनकी जानिब से ये खदशा बताया गया कि जो आज़म खान है, वो सारे आपके स्टेटमेंट आपके सामने हैं उनकी। ये बताइए कि जो लंदन प्लान चल रहा है, जो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात कराने की कोशिश की जा रही, कहा जा रहा है सीनियर सहाफ़ी का किरदार है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई एक बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है और जहांगीर तरीन को इस वक्त हारा हुआ मोहरा नहीं समझ सकते? देखिए, जहांगीर तरीन जिस इलाके से है वहाँ पे उसकी ये पोजीशन तो है ना कि वो निशिस्तें वहाँ से निकाल सकता दो चार। बिल्कुल सही। उसकी फैमिली है, मखदूम की जो फैमिलीज हैं उनकी निशिस्तें तो वहाँ पे हैं। और दूसरा कि सराइकी बेल्ट में उसका इन्फ्लुएंस भी है। बिल्कुल ऐसे। तो आने वाले इलेक्शनों में उस इन्फ्लुएंस को वो इस्तेमाल कर सकता है और सीटें भी निकाल सकता है। फिर दूसरी है कि उसके और भी बहुत सारे सियासी जो लोग हैं पाकिस्तान के और पंजाब के खास तौर पे, उनसे तल्लुकात भी हैं, जाती उसने मरासम बना रखे हैं। तो साफ है कि हर शख्स जो पॉलिटिक्स में होता है और फिर इतने लंबे अरसे के लिए हो और उसके पास इतना पैसा हो, जितना पैसा जहांगीर तरीन साहब के पास है और उसके पास सहूलतें हों, तो फिर तो वो न सिर्फ सियासतदानों में इंडोर्स बनाते हैं ये लोग, बल्कि इंतजामिया में भी इनकी इंडोर्स बनी होती हैं। और जो इस मुल्क के असर हुक्मरान जिनको आप लोग बोलते हैं, उनके साथ भी इनके तल्लक दोस्तियां और वास्ते होते हैं। तो कोई नई बात तो नहीं है। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो जराये का कहना है कि जहांगीर तरीन साहब अब मुलाकात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, और एक सीनियर सहाफ़ी वो मुलाकात अरेंज करवा रहे हैं, और उसमें नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि पहले जहांगीर तरीन आके एक्सपोज करें सब कुछ और मीडिया के सामने आए, और मीडिया को ये स्टेटमेंट दें कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुकूमत बनी, त्यारा किस तरीके से इस्तेमाल किया, और आपने कितना जो है वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया। आप जहांगीर तरीन को क्या कोई स्कूल जाने वाला बच्चा समझते हैं जिसको कोई बहका के ले जाएगा और कोई बयान दिलवा देगा थाने में? बात तो ऐसा ठीक है नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मतलब ही इज ए बिलियनर, और जो उसके इंग्लिश में कहते हैं ना स्टेक्स, वो बड़े हाई है पाकिस्तान में। तो जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए तो नहीं करेगा ना। इसका मतलब है ये शर्त नहीं तस्लीम करेंगे जहांगीर तरीन साहब नवाज शरीफ की? मैंने कब कहा वो शर्त तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं शर्त किसने लगाई है, ये शर्त लाने वाला कौन आदमी है, किसने कहा। मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मियां नवाज शरीफ के करीबी हल्कों ने पिछले एक महीने में भी ऐसी बात किसी भी दोस्त से इशारतन भी की हो। बहरहाल कोई मुमकिन है कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत ज्यादा ही उनके करीब हो। नजम सेठी साहब का नाम आ रहा कोई भी हो जी, है। मैं देखो दोस्त हम नाम लेते मुनासिब नहीं रखते, वी आर जर्नलिस्ट। जी जी। हमें एहतियात करनी चाहिए। आज एक आपने नाम ले लिया, मैं उस नाम पर कुछ तबसरा करता हूँ तो मेरे लिए भी मुनासिब नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले एक महीने से जो मेरे साहब के करीब लोग हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके दोस्त वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उनसे, उनके जरिए ये चीज तो बाहर अभी तक नहीं आई जो आपने इस एक दोस्त के नाम में डाल दी है। जी जी। दूसरी बात है, मैंने कहा कि वो कोई स्कूल के जाने वाला बच्चा तो नहीं जो बहका दिया जाएगा। अब जो कुछ भी वो करेंगे जहांगीर तरीन साहब, वो सोच समझ के करेंगे कि इसका फ्यूचर में क्या होगा। अभी 2 साल हुए हैं अपना पीटीआई की इसको गवर्नमेंट को, 3 साल उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे रहेगी। क्या कुछ शख्स जिसके इतने ज्यादा स्टेक्स हाई हो 3 साल के लिए हुकूमत वक्त के साथ और उसके अदारों के साथ और उसके अख्तियार के साथ उसकी पावर के साथ टकरा सकता है? एक फर्द जो है, ये भी देखना होगा। और अगर उन्होंने टकराने का फैसला कर लिया तो फिर इसका मतलब है कि ये 3 साल का अरसा कम हो रहा है और ये 3 साल पूरे नहीं होंगे। अगर उसने ये फैसला कर लिया और जैसा आप कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के नतीजे में अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर यह है कि ये 3 साल का अरसा कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये 3 साल, एक सेकंड आप बात सुनिए और समझने की कोशिश भी करें। जी जी। बाकी आपकी मर्जी है, आप बड़े आदमी हैं, मैं उनको बोल तो नहीं सकता आपके आगे। आप देखना है कि
एग्जाम के बाद वो 3 साल नहीं फिर रहेंगे, बिल्कुल। वो 3 साल श्रिंक होंगे। कितने श्रिंक होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, एक बड़ी जरूरी बात है। दूसरा है कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हिंदुस्तान का रवैया क्या होता है। हिंदुस्तान की जो आजकल चपकस चाइना के साथ चल रही है, वहां पे उसको काफी सुप्ती उठानी पड़ी है। बिल्कुल। और मोदी जैसा जो इंतहा पसंद हिंदू है, क्या वो सुप्ती के नतीजे में कुछ हासिल करने के लिए कोई एडवेंचरिज्म का शिकार तो नहीं हो जाएगा? ये भी हमें अपने सामने रखनी चाहिए। अब अगला सवाल आप करें। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो आज डेवलपमेंट हुई है बीएनपी की, उस पर आप क्या कहेंगे? तहफुजात तो काफ़ी अरसे से थे और उन वाजे का अख्तर मेगल साहब ने कि तहफुजात नहीं दूर किए गए और हमें पैकेट दिया पैकेज की बजाय। तो आप समझते हैं कि इख्तलाफात की वजह से आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुश्किलात हैं ऑन द फ्लोर? जैसे मैंने आपको कहा मैंने आपको कहा कि अगर जहांगीर तरीन शख्स स्कूल गोइंग बच्चा नहीं है, अगर ऐसा कर लेता है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये जो 3 साल का अरसा ये श्रिंक हो जाएगा। ये लफ्ज मैंने कहे और मैं इसको एक एक लफ्ज को मैं ओन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इस श्रिंक लफ्जों के जो मैंने कहा, 3 साल का अरसा तभी श्रिंक हो सकता है कि जब उनके इत्तेहादी और उनकी जो ताकत है कौमी असम्बली में, उसमें दरार पड़ जाए। और दरार ऐसी हो जो परमानेंट बुनियादों पर हो, कम से कम महीने 2-4 ठहरे तो सही। ये तो नहीं कि आज एमक्यूएम की तरह आप नाराज हो जाए और कल शाम को पता, शाम भी नहीं होती थी, शाम से पहले दोपहर को ही मना लेते थे। उनके फैसला हो गया और हम हमारे शराइत हम मानते हैं, और मिठाइयाँ खिलानी और हाथ डालने। अब देख रहे हैं कि जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट मसला है मिसिंग पर्सन का। जी जी। और आज भी उन्होंने इसी का इजहार किया है, और ये एक बहुत ही संगीन मामला है और ये बहुत ही अहम मामला है बलोचों के लिए उनकी सियासत के हवाले से। देखिए, बलूचिस्तान की सियासत भी पख्तून, बलोच, बरोही और हमारे जो बाहर से हुए हैं उनके दरमियान अब आहिस्ता से तकसीम होती जा रही है। बलोच समझते हैं कि वो जो आबादी की वजह से, आबादी में जो तब्दीली रूरमा होती है वक्त के साथ साथ, उसकी वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है जी। तो वो जो डिमांड्स कर रहे हैं वो अपने बलूचिस्तान के उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो मिसिंग हैं और जो उनके कॉन्स्टिट्यूंट हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके वोटर्स खानदान हैं जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है। तो देखते हैं कि उसमें क्या इनका रवैया था और क्या कमिटमेंट है। अभी इतनी बात नहीं हुई, इतनी सिर्फ एक थोड़ी सी बात की उन्होंने, और उसने कहा कि हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और पार्लियामेंट में रहेंगे। जिसके जवाब में वो जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो अहमद फराज के जो बेटे हैं, शिबली फराज साहब, उन्होंने एक लंबी सी स्टेटमेंट जारी की है, 18-19 जुमलों के ऊपर मुश्तमिल। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि हर चीज ऐसे नहीं हो जाएगी। एक इंडिविजुअल मतलब इवन जो आपने कहा मैंगल अकेला अगर छोड़ के चला भी जाता है, तो क्या मैंगल के अगर हम वोट निकाल दें कौमी असेंबली से, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकता है? नहीं। तो याद रखें कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकता है, तो जब ये यकीन हो जाए और एजेंसियां आपको बिल्कुल बताती हैं, आईबी आपको बताती है, आईएसआई आपको बताती है, एमआई आपको बताती है, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एंड ऑल द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, बिल्कुल। अगर शक पड़ जाता है इमरान को कि ये असेंबली में ये होने वाला है, देन ही कैन डिसॉल्व दिस। बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा। वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी बातों बड़े है। मैं तो खैर इतना वो नहीं, वाकफाने हाल में से मैं नहीं हूँ, मैं तो काम काफी हूँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, आखिरी सवाल है आपसे और बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप इलेक्शन के हवाले से बहुत नॉलेज रखते हैं तमाम इलाकों का और आप हेड भी करते रहे इसको। और ये बताएं कि जनूबी पंजाब महाज जो सूबा बनाने जा रहा है, फिर एक महाज बना था और वो सारी शमूलियत हुई थी, उनके भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं कि अभी तक वहीं पे हैं। फिर एक रिपोर्ट पब्लिक हो गई, फिर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के और जो काफ लीग के लोग हैं उनके ताल्लुकात ख़राब हो, जहांगीर तरीन साहब आए, उन्होंने हल करवाए, गवर्नर साहब के साथ उनके कुछ थे। तो ये सारे मामलात हैं। इसमें ये बताएं कि जो जनूबी पंजाब महाज के जो जितने भी इलेक्टेबल थे जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, कहा जाता है कि जहांगीर तरीन साहब की वजह से वो शामिल हुए। आप मेरा ख्याल है मेरी आज की गुफ्तगू का आगाज ही मैंने यहाँ से किया था कि जहांगीर तरीन कौन है और उसका क्या सियासी इन्फ्लुएंस है, फिर मखदूम हसन महमूद के खानदान से उसकी क्या तल्लुकदारी है और वो कहाँ तक गए, यहीं से मैंने आज का आगाज किया था। अब ये देखें, आपने जनूबी पंजाब की बात की है। जी जी। देखिए 1970 के अंदर ये इतनी बड़ी और इतनी मजबूत तहरीक चली कि भावलपुर सूबा बना, क्योंकि जब 1 यूनिट टूटा तो ये वादा था कि जब 1 यूनिट को ख़त्म किया जाएगा तो तमाम चीज़ें बहाल कर दी जाएंगी और भावलपुर एक आज़ाद सूबे के तौर पर था
उनका अपना टिकट था, करेंसी थी, अदालत थी, और उनका सब एक सिस्टम पूरा का पूरा उनका मौजूद था। जी। ठीक। तो 70 में जाके फिर ये तहरीक चली कि भावलपुर सूबा बनाओ की, और बड़ी भरपूर तहरीक, जिसमें एक आम आदमी जो एक मोची भी था वो भी शामिल था, और नवाब भावलपुर के खानदान के लोग भी शामिल थे। राइट। जी बिल्कुल। वो नाकाम हो गई, फिजर आउट होगी। उसकी क्यों फिजर आउट हुई? इस बहस पे क्या भावलपुर हेडक्वार्टर होगा या मुल्तान हेडक्वार्टर होगा। दे कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन, वो खत्म। लेकिन उसने पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी थी इस भावलपुर की तमाम सीटों के ऊपर। पीपल्स पार्टी उस वक्त की एक एमर्जिंग पॉलिटिकल फोर्स थी जिसने पूरे पंजाब में स्वीप कर दिया था, लेकिन भावलपुर में जाके उसका जो स्वीप था रुका, और तमाम के तमाम नशस्तें जो भावलपुर सूबा बनाओ का मुहाज था उसको मिल गई। ये लगा बात है कि बाद वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी में ये के बाद जिगरे शामिल होते रहे, सवाए मखदूम रजा हसन महमूद के, बाकी लोगों ने वापसी पीपल्स पार्टी की तरफ की। अब वहाँ पे ये मसला अभी भी चल रहा है। कल हुकूमत पंजाब जो मौजूदा हुकूमत है बुज़दार साहब की, इन्होंने वहाँ पे एक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए और 300-400 अफराद के लिए एक दफातर बनाने के लिए पैसे बजट में रख दिए। जी जी। लेकिन दोनों धड़े ये बात मानने को तैयार नहीं है। न वो मानने को तैयार हैं जो कहते हैं भावलपुर सूबे को बहाल करो, और ना वो मानने को तैयार हैं जो सरायकी सूबे की बात करते हैं। याद रखें, भावलपुर को सूबा बनाओ एक और चीज है, और सरायकी सूबा बनाओ एक और चीज है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, इस हवाले से